आप नेशनल अवार्ड या कोई अवार्ड आपको मिला? मैं स्टेट अवार्डी हूँ। पहला कि ये आर्ट जो है वो उसका अपना ओरिजिन है और इसका भले ही लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जुगों जुगों से सदियों से इसको अगर किसी ने प्रिजर्व किया है तो वो महिलाएं हैं। नाम सीवन पासवान है, ग्राम लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी का अस्थायी निवासी हूँ। मैं 47 बरस से मिथिला पेंटिंग का काम कर रहा हूँ, गोदना पेंटिंग का बहुत दिनों से करते आ रहा हूँ, बचपने से। तो यहाँ पे आप शिक्षक है ना? हाँ हाँ। परमानेंट जॉब है आपका? नहीं, संविदा पर है 1 साल के लिए, फिर आगे काम देखता है तो फिर बढ़ाता है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कितना नज़रअंदाज किया जा रहा है इन शिक्षक लोगों का। और मिथिला पेंटिंग ये बनाते हैं, अगर किसी साइंस के टीचर होते या प्रोफेसर होते तो इनको परमानेंट जॉब मिल जाता। और ये मिथिला के टीचर, मिथिला पेंटिंग के टीचर है और उनको भी 1 साल संविदा पे रखा गया, परमानेंट इन लोगों के लिए नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ पर 30 है। 30 उसमें है 60 के लगभग। तो इस कॉलेज में क्या प्रक्रिया है यहाँ पे एडमिशन लेने की? यहाँ पर बच्चे लोग को पेपर में निकाला जाता है, तो बच्चे लोग अपना पढ़ कर वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद सबका इंटरव्यू लिया जाता है। 50% जो मधुबनी पेंटिंग का अच्छा जानकार है और 50% जो अपना अथी से पूछताछ से लेते हैं बच्चे लोगों का। फिर इसका भेज देते हैं हम लोग, परीक्षा लेकर कॉपी पटना जाता है, फिर वहाँ से टेस्ट होकर जिस बच्चा को पास करके भेजता है तो यहाँ एडमिशन होता है इस कॉलेज में। तो यही प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि इसी तरीक़ा से जब वो विज्ञापन निकलता है उसके बाद फॉर्म फिलअप करके एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे रहेंगे उसके लिए खाने पीने का सुविधा है? सब सुविधा है, खाना पीना रहना सब व्यवस्था गवर्नमेंट किए हुए है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे लोग को साथ। आप लोग को कोई स्टाफ का कमी है यहाँ पे? कोई स्टाफ का कमी नहीं है, सब भरपूर है। पद्मश्री से सम्मानित शिक्षक से हम बात करो जो मिथिला पेंटिंग के जरिए पद्मश्री इनका मिलना है। जी, अपन परिचय कहिए। हमार नाम दुलारी देवी है, हमार घर राँटी है, हम सब मछुआरा परिवार से छे, मलाह छे हम सब। देखे छिए मछुआरा समाज से निकल कर मिथिला पेंटिंग में अपन करियर बनेला और ये बच्चा के शिक्षा प्रदान कर रहल छथि। मिथिला पेंटिंग के कते गरिमा छै कि हिनका पद्मश्री से सम्मानित कयल गेल। तो अगर अहूँ सब अगर मिथिला पेंटिंग में शिक्षा ग्रहण करऽ चाहे छी तो अहूँ सब हिनका जकाँ पद्मश्री से सम्मानित कयल जाए की? हाँ, जे अपन मिथिला के कला छे, मिथिला के कल्चर छे, कोना बच्चा सब बचा कर रखे, कोना सीखे, तो बहुत जरूरी है बच्चा सबके सीखना। इनका सबके तो अपन जिंदगी गुजर गया, ये सब मिथिला पेंटिंग के अहाँ सब तक पहुँचा देलखिन। अब अहाँ सबके ऊपर है, इनकर कह नाम है कि अब नया जनरेशन के ऊपर है कि वो सब केना का मिथिला पेंटिंग के बचा के धरोहर रखता। अहीं सब पर आभार है, तई के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अहाँ सब मिथिला पेंटिंग पर ध्यान दियो, एहिमे कैरियर है, उज्जवल भविष्य है, यह कामना है। अपन मिथिला के जे कल्चर है, मिथिला के जे कला है, कोना बचे, कोना परंपरा के चीज बचे, बच्चा सब सीखे आगू बढ़े, तो बहुत यह मैडम के मांग है कि ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे एडमिशन लो बच्चा सब और अपन शिक्षा ग्रहण करो। मैं डॉक्टर रानी झा, यहाँ मैं कन्या आचार्य के पद पर कार्यरत। तो आप यहाँ पे परमानेंट टीचर है ना? नहीं, यहाँ कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही हुआ है, संविदा के आधार पर ही हुआ है। आप नेशनल अवार्ड या कोई अवार्ड आपको मिला? मैं स्टेट अवार्डी हूँ और नेशनल लेवल के और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, लेकिन वो नेशनल अवार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो मेरे पास नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे अवार्ड्स मेरे पास, यहाँ से लेकर विदेश तक के सर्टिफिकेट्स मेरे हैं। कि मैं सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ मैंने यहाँ के पेंटिंग के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में मैंने वहाँ क्लासरूम एक्टिविटीज़ किया सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी में। सत्यमेव जयते में भी मेरे एक पेंटिंग का वो फोकस किया गया है जो मैंने भ्रूण हत्या पे बनाई थी। और यहाँ मैं जब ये शुरुआत हुई थी, जब क्लासेज यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो तभी से मैं यहाँ शिक्षिका हूँ। तो आप मिथिला पेंटिंग को क्या स्ट्रेटजी है आपको जो विश्व लेवल में आप इसका डंका बजाएंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस पेंटिंग के लिए। पहला कि ये आर्ट जो है वो उसका अपना ओरिजिन है
और इसका भले ही लिखित स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम गहराई में जाते हैं, और खासियत ये है कि शास्त्र में जो भी बातें हों, लेकिन युगों युगों से, सदियों से इसको अगर किसी ने प्रिजर्व किया है तो वो महिलाएं हैं। इसको लोकाचार में इस तरह से स्थापित कर दिया गया था कि ऐसा नहीं करने से पाप होगा, अगर अड़िपन नहीं बनेगा तो पाप होगा, इसलिए महिलाएं उसको करती थी। अगर कोहबर नहीं बनेगा तो शादी कैसे होगी? तो उसी हिसाब से उसको धर्म के साथ, चूँकि मिथिला एक सनातन संस्कृति इसकी रही है और यहाँ के लोग कला प्रेमी हैं, और यहाँ की महिलाएं बहुत ही संस्कारी होती थी। वो अगर उनको आप कहेंगे कि संस्कृति का पलना जिसको बोलते हैं वो रही हैं, तो उसको संरक्षित वो करती रहें। आप चाहे कह लें कि भय से बिनु भय हो ही न प्रीति, मतलब नहीं करेंगे तो पाप होगा, कुछ अशुभ हो जाएगा, जो भी हो। लोकाचार में इस पेंटिंग को इस तरह से स्थापित कर दिया गया कि ये आवश्यक हो गया। तो जो चीज़ें समाज में आवश्यक होती हैं सनातन संस्कृति में, वो कर्मकांड ही भले ही आप उसको समझ लें, तो वो आवश्यक जब हो जाती है तो नियम बन जाता है। तो वही नियम के तहत ये चलती रही। हाँ, ये अलग बात है कि इसको प्रोफेशन के रूप में नहीं लिया गया था। जैसे आज मैं बतौर एक शिक्षिका यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं थी। महिलाएं जो थीं वो घर में होती थी, और जो भी उनकी रचनात्मक क्षमताएं थी, जो उनके अंदर का कलाकार होता था, कोई शादी हो, मुंडन हो, यज्ञ हो, कोई भी शुभ हो अवसर हो, वो अपने को मुखरित कर लेती थी और वो चित्र बना लेती थी। आपका कहना है कि ये जो मिथिला पेंटिंग है वो सनातन धर्म से चला आ रहा है, और ये हमारे संस्कृति और अस्तित्व पे जुड़ा हुआ है। एकदम अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आज से 50 साल पहले अगर लड़कियों की शादी के लिए कोई मापदंड होता था तो होता था कि इसको लिखिया आता है कि नहीं। लिखिया मतलब पेंटिंग बनाना या अर्पण बनाना आता है या नहीं, भगवती का गीत गाने आता है या नहीं। तो यही दो ही मापदंड, आज की तरह नहीं कि इंजीनियर हो, मेडिकल हो। तो आप देख रहे हैं कि मैडम का कहना है कि हमारा जो संस्कृति रहा है वो मिथिला पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, और पहले कोहबर बनाया जाता था, और कोहबर शादी के लिए मंडप का शुभ संकेत होता है। हाँ।